नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे व्याकरण खंड से प्रत्यय का। जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में अध्ययन किया उपसर्ग का, उसी प्रकार आज हम इस कक्षा में प्रत्यय को और प्रत्यय के भेदों को समझने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको जो बिंदु पढ़ाया जाएगा उसको पूरी रुचि से पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा बिंदु व्याकरण खंड से ले रहे हैं। बिंदु का नाम है प्रत्यय। सबसे पहले हम प्रत्यय की बात करें तो इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा इसकी है कि वे शब्द या शब्दांश, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर एक नए शब्द का निर्माण कर अर्थ में विशिष्टता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा में देखिए स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर, हमें उपसर्ग में देखा कि जो शब्द थे या शब्दांश थे वो शब्द के आगे लग रहे थे, जबकि प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे। ये शब्द के पीछे लगते हैं और पीछे लग कर के ये शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, शब्द को ही बदल देते हैं, उस अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं और एक नए अर्थ की अनुभूति हमें कराते हैं। पीछे लगकर एक नए शब्द का निर्माण कर अर्थ में विशिष्टता या परिवर्तन ला देते हैं, और ये जो लाने का काम करते हैं ये शब्द या शब्दांश, यही क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। कैसे? जैसे देखिए उदाहरण के द्वारा हम इसे देखते हैं। जैसे खेल शब्द है कोई, झगड़ा शब्द है, भूल शब्द है। अब हम ये तीन शब्द लिए यहाँ पे, ऐसे हम और भी शब्द ले सकते हैं। लोहा शब्द है, और भी हम कोई शब्द ले सकते हैं। इतिहास शब्द है, बहुत से शब्द हम इसके रूप में ले सकते हैं यहाँ समझने के लिए कि प्रत्यय है क्या। जैसे मान लीजिए किस प्रकार से ये शब्दांश लगते हैं। अब जैसे इसमें हम लगाएं आड़ी प्रत्यय, इसमें लगाएं आलू प्रत्यय, इसमें लगाएं आलू प्रत्यय, इसमें लगाएं अक्कड़ प्रत्यय, इसमें लगाएं आर प्रत्यय और इसमें लगाएं इक प्रत्यय। तो ये इनसे शब्द क्या बनेंगे? शब्द के रूप पर विचार करना है। जब तक इनमें किसी प्रकार का कोई प्रत्यय नहीं लगा है तब तक इनके रूप यथावत हैं। जैसे खेल है जो किसी खेल का बोध करवाता है। आड़ी प्रत्यय लगाते ही, अभी देखना यहाँ पे सिर्फ किसका अर्थ करा रहा है? ये खेल का बोध करा रहा है। आड़ी प्रत्यय लगाएंगे शब्द क्या बनेगा? खिलाड़ी। शब्द क्या बना? खिलाड़ी। खिलाड़ी बनते ही किसका बोध कराने लगा? खेल विशेष को खेलने वाले खिलाड़ी का बोध, व्यक्ति का बोध कराने लगा। झगड़ा शब्द है, इसमें आलू शब्द लगाएं, प्रत्यय लगाएं, शब्द क्या बनेगा? झगड़ालू। झगड़ालू ये शब्द बना झगड़ालू। झगड़ा करने वाला, झगड़ा था एक लड़ाई, और आलू प्रत्यय लगाते ही क्या हो गया? एक व्यक्ति विशेष का बोध कराया है जो झगड़ा करने में निपुण हो, झगड़ा करना जिसकी प्रवृत्ति हो। भूल शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लगाएं, शब्द क्या बनेगा? भुलक्कड़। भुलक्कड़ भूल शब्द होता है किसी बात को भूलना, लेकिन अक्कड़ प्रत्यय लगाते ही भुलक्कड़ हो गया, एक आदत का बोध करा रहा है, स्वभाव का बोध
करा रहा है। अर्थ में परिवर्तन हुआ, लोहा शब्द है, इसमें आर प्रत्यय लगाएं, लोहार हो गया। अब देखिए यहाँ पे लोहा किसका बोध करा रहा है, एक धातु विशेष का बोध करा रहा है, लेकिन इसमें प्रत्यय लगते ही ये किसका बोध करा रहा है, लोहा जो धातु है उसका काम करने वाला, लोहे के औजार बनाने वाला, लोहे की सामग्री बनाने वाले का बोध कराने लगा। समझ में आया। यहाँ इसी प्रकार इतिहास को लें, इसमें एक प्रत्यय लगाएं, इतिहास से तो सिर्फ इतिहास का बोध करा, लेकिन ऐतिहासिक एक प्रत्यय लगा दें, शब्द क्या बनेगा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक शब्द बनते ही इसका सीधा संबंध इतिहास से जुड़ी हुई जो रोचक जानकारी है उससे हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यय क्या है, ये शब्द नहीं है, शब्दांश हैं। इसमें पूर्ण शब्द भी हो सकते हैं और शब्द के अंश भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये अंश है, ये अंश है, अक्कड़ यहाँ पे पूर्ण शब्द हम ले सकते हैं, लेकिन ये सभी क्या है, अंश हैं। इस प्रकार की शब्द या शब्दांश। यहाँ पे एक जो बात है जो हमें ध्यान रखनी है, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रत्यय अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनका अपना कोई अर्थ, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ये मूल शब्द के साथ लगकर अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता लाते हैं, विशिष्टता लाते हैं। ये क्या है, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनका कोई खुद का अर्थ नहीं होता है। ये सिर्फ जो शब्द दिया गया है उस शब्द के साथ जुड़ करके उसके अर्थ में विशिष्टता या नवीनता या परिवर्तन लाने का ही काम करते हैं। ये होते हैं प्रत्यय। अब हम इस प्रत्यय पर आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये परिभाषाएं हैं और इन परिभाषाओं को हम याद करेंगे तो ही हम प्रत्यय को समझ पाएंगे। हिंदी विषय रोचक विषय है ही, यदि इसको पूरे मन से, पूरे मनोयोग से पढ़ें तो पढ़ने के ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ इसमें आनंद की अनुभूति भी होती है। अब हम उदाहरण के लिए लें कि जैसे मान लीजिए पढ़ना भी हो जाए और साथ में मनोरंजन भी हो जाए, दोनों काम इसमें हम कर सकते हैं। ये निर्भर करता है पढ़ने वाले की रुचि पर कि पढ़ने जो वाला है वो किस प्रकार से इस विषय को देखता है, उसका नज़रिया क्या है। यदि सिर्फ औपचारिकता ही निभानी है कि नहीं है मुझे तो ये सिर्फ पढ़ना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, किसी भी प्रकार से मेरी ये मुसीबत मेरे सिर से टले, अगर यही विचार है तो फिर वो विषय उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल नगण्य हो जाता है। उस विषय में उसकी कोई रुचि नहीं होती है। रुचि के साथ यदि पढ़ें कि जैसे ही मान लीजिए कोई नया विषय मिले, नया बिंदु मिले और तुरंत हमारे दिमाग में आए कि अरे वाह, आज तो हमें कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, देखते हैं इसमें क्या है। अब जैसे प्रत्यय को ही हम लें, प्रत्यय की परिभाषा हमने लिखी, लेकिन इसी परिभाषा को यदि हम दूसरे रूप में लें तो देखिए इसका अर्थ शब्द अंश पीछे लगे बदले अर्थ स्वरूप, शब्द अंश पीछे लगे बदले अर्थ स्वरूप, नए शब्द के प्रकट प्रत्यय का रूप। इसको हम कविता का रूप भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? जैसे देखिए परिभाषा भी तैयार हो जाएगी और साथ के साथ हमारा इसको काव्य का रूप भी इसको मिल जाए।
शब्द अंश पीछे लगे, बदले अर्थ स्वरूप, नए शब्द के अर्थ में प्रकट प्रत्यय का रूप रे भाई, प्रकट प्रत्यय का रूप। परिभाषा पे यदि हम गौर करें तो देखिए, शब्द अंश पीछे लगे, शब्द का जो अंश है या शब्दांश है वो किसके पीछे लगेगा? शब्द के पीछे लगता है। बदले अर्थ स्वरूप, और वो पीछे लग करके उसके अर्थ और स्वरूप को भी बदल देता है। नए शब्द स्वरूप को बदल करके नए शब्द का निर्माण करता है और उसके अर्थ में बदलाव करता है। और जो नया रूप प्राप्त होता है, प्रकट प्रत्यय का रूप, जो नया रूप हमें प्राप्त होता है वो ही प्रत्यय कहलाता है। आशा है आपको आनंद की अनुभूति हो रही होगी, आपकी रुचि बन रही होगी विषय के प्रति। अब हम लेते हैं प्रत्यय के प्रमुख भेद। प्रत्यय के प्रमुख भेद, जैसे हमने उपसर्ग के अंतर्गत पढ़ा उपसर्ग के भेद, वैसे ही प्रत्यय के भी कुछ अपने भेद होते हैं। ये हमारे सामने है प्रत्यय। इसका एक भेद होता है संस्कृत के प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय, जैसे हिंदी के उपसर्ग थे, संस्कृत के उपसर्ग थे, उसी प्रकार दूसरा इसका भेद है हिंदी के प्रत्यय, और तीसरा इसका है विदेशी प्रत्यय, विदेशी भाषाओं के प्रत्यय। ये तीन प्रकार के प्रत्यय इसमें चलते हैं, अपने हिंदी में चलते हैं। जिन प्रत्ययों का जिक्र यहां पे किया जाएगा उन प्रत्ययों पे आपको गौर करना है। हमें ये देखना है कि किसी शब्द में यदि हमसे पूछ लिया जाए कि इस शब्द से मूल शब्द व प्रत्यय को अलग कीजिए, तो हमें ये देखना है कि जो प्रत्यय हमें पढ़ाए गए हैं उनमें से कोई प्रत्यय है या नहीं। कई बार क्या होता है कि हमने जो प्रत्यय पढ़ाए, जो प्रत्यय बताए, प्रत्यय वो ही निश्चित हैं, लेकिन उन प्रत्ययों के अलावा हम अपने हिसाब से यदि कोई शब्द दे दिया जाए तो हम उसको भी प्रत्यय का रूप दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? जैसे मान लीजिए ये शब्द आपकी सिर्फ समझ के लिए है। अभी मैं लिख दूं तिरपाल शब्द और यहाँ पे लिख दूं कि मूल शब्द एवं प्रत्यय को अलग कीजिए, तो यहाँ पे लोग तुरंत कर देंगे कि हाँ सर, इसमें ये तिर तो मूल शब्द हो गया और पाल इसमें प्रत्यय हो गया, जबकि ये गलत है। ना तो इसमें तिरमूल शब्द है, तिर धातु से लें तो चलो ठीक है, लेकिन पाल प्रत्यय कौन सा है? पाल प्रत्यय तो हिंदी में है ही नहीं, तो फिर ये पाल प्रत्यय कहाँ से आ गया? और हम इसमें यदि प्रत्यय छांटते हैं तो ये हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि कौन से प्रत्यय प्रचलित हैं, उन्हीं प्रत्ययों का हमें ध्यान रखना है। जिस प्रकार उपसर्ग के दौरान हमने ये चर्चा की कि हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन से उपसर्ग हिंदी में प्रचलित हैं। यहाँ पे देखते हैं आप, तीन प्रकार के प्रत्यय हिंदी में प्रचलित हैं। ये तीन प्रकारों में भी हिंदी जो प्रत्यय हैं इसके दो भेद हैं। एक होता है कृदंत प्रत्यय, एक होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब ये प्रत्यय का जो स्वरूप है क्या है, कैसे हम इसको समझने का प्रयास करें, इसको हम बड़े ही आसान ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संस्कृत के प्रत्यय कि जो हिंदी में चल रहे हैं, इनसे किस प्रकार के शब्द बनेंगे, कौन से शब्द हैं, कौन से प्रत्यय हैं, ये अब हम अध्ययन करेंगे और क्रमवार तरीके से इन सभी प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे। तो अध्ययन करते हैं सबसे पहले संस्कृत के प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्ययों की बात करें तो संस्कृत के कुछ प्रत्यय हैं जो हिंदी में प्रचलित हैं। इन प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 10 प्रत्यय। ये 10 प्रत्यय कौन से हैं? इत, इक, ई, ए, तम, वान, मान, त्वय, साली और तर प्रत्यय। ये 10 प्रत्यय हैं जो संस्कृत के हैं, हिंदी में यथावत काम में लिए जाते हैं और शब्द के साथ लगते हैं। यदि हम इन प्रत्ययों के अलावा और कोई प्रत्यय आता है उसमें संस्कृत का प्रत्यय डालते हैं तो हमारा प्रत्यय गलत होगा। ये किस श्रेणी में है? इन प्रत्ययों की संख्या 10 है। अब इन प्रत्ययों को यदि हम याद करना चाहें तो या तो हम ऐसे इस क्रम में इनको याद कर लें, यदि इस क्रम में हमें याद नहीं होता है तो हम इसको
वही तरीका एक गीत के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से यदि हम इसको याद करना चाहें तो आसानी से याद कर सकते हैं और कर सकते हैं। इसमें देखिए, इत इकतम ये त्वै तरसाली और वान, प्रचलित संस्कृत प्रत्यय है हिंदी के मेहमान रे भाई, हिंदी के मेहमान। अब देखिए इसमें जो सारे के सारे जो 10 प्रत्यय दिए गए हैं उन 10 प्रत्ययों का प्रयोग इसमें हुआ है या नहीं। देखिए नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रत्यय ऊपर की लाइन में यहाँ पर दे दिए गए हैं। एक प्रत्यय बचा है मान प्रत्यय जो इसमें नहीं आया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मान प्रत्यय भी दे दिया गया है और इन पंक्तियों के माध्यम से हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हम देखिए इन प्रत्ययों से, प्रत्यय के जो संस्कृत के प्रत्यय हैं उनको याद करने का सबसे आसान तरीका है इसको एक गीत के माध्यम से गुनगुनाइए, मनोरंजन भी और साथ में याद भी। अब यहाँ पे देखते हैं इन प्रत्ययों से कौन से शब्द बनते हैं। सबसे पहले लें इत प्रत्यय। तो देखिए इत प्रत्यय से हर्षित, गर्वित, लज्जित। यदि इन शब्दों में हम मूल शब्द और प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय हमें पता है कि इनमें इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मूल शब्द की बात करें तो हर्ष इसमें मूल शब्द है, गर्व इसमें मूल शब्द है और लज्जा इसमें मूल शब्द है और इनमें इत प्रत्यय लगा दिया गया है। दूसरे प्रत्यय की बात करें, इक प्रत्यय की, मानसिक, मार्मिक, ऐतिहासिक, वही स्थिति इक प्रत्यय है। मूल शब्द क्या होगा इसमें? मानस। मूल शब्द क्या होगा? मानस। इसमें मूल शब्द क्या होगा? मर्म। इसमें मूल शब्द क्या होगा? इतिहास। और इनमें इक प्रत्यय लगाने से ये शब्द हमें प्राप्त हुए। इसी प्रकार देखिए ईय प्रत्यय में मात्रा के उच्चारण पर भी हमें गौर करना है कि ई यहाँ पर दीर्घ है, मात्रा भी दीर्घ ही लेनी है। जैसे ईय शब्द को लें, भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, सब में ईय प्रत्यय है। तो जैसे इसमें मूल शब्द क्या है? भारत, और भारत में ईय प्रत्यय लगाया तो बना भारतीय। मानव इसमें मूल शब्द और ईय प्रत्यय लगाया तो मानवीय। राष्ट्र में मूल शब्द है जिसमें ईय प्रत्यय लगाया तो शब्द बना राष्ट्रीय। इसी प्रकार बाकी के हम शब्दों में भी प्रत्यय और मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कर सकते हैं। जैसे तम है, अधिक, महान, श्रेष्ठ, तम प्रत्यय इसमें लग रहा है, अधिकतम, महानतम, श्रेष्ठतम। इसी प्रकार हम इन प्रत्ययों को समझ सकते हैं। वान प्रत्यय की बात करें, देखिए वान, वान, सभी में वान प्रत्यय लगा है। शेष बचा हुआ शब्द मूल शब्द बच गया। जैसे धनवान में धन मूल शब्द, बलवान में बल मूल शब्द और गुणवान में गुण मूल शब्द है। मान प्रत्यय की बात करें तो श्रीमान, मान यहां दे रखा है, मान दे रखा है, क्षमा करना एक शब्द यहां गलती से लिखा गया, इसकी जगह हम दूसरा शब्द ले लेते हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान गलती से लिखा गया जो कि वान प्रत्यय का है, फिर भी कोई। देखिए आगे मान प्रत्यय मिले, श्रीमान, श्री मूल शब्द और मान इसमें प्रत्यय, शक्तिमान में शक्ति मूल शब्द और मान प्रत्यय, ये गलती से लिखा गया। यहाँ पे देखिए बुद्धि मूल शब्द और मान इसमें प्रत्यय है बुद्धिमान। त्वय प्रत्यय की बात करें तो बंधु मूल शब्द और त्वय प्रत्यय। गुरुत्व में देखिए गुरु मूल शब्द, त्वय प्रत्यय। नेतृत्व की बात करें, नेता इसमें मूल शब्द और त्वय इसमें प्रत्यय हो गया। शाली की बात करें तो इसमें प्रभाव मूल शब्द है और शाली प्रत्यय है। गौरव मूल शब्द है और शाली प्रत्यय है। शक्ति मूल शब्द है और शाली प्रत्यय है। तर शब्द की बात करें तो देखिए उच्चतर, निम्नतर, लघुत्तर, इनमें सभी में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये प्रत्यय थे संस्कृत के जो हिंदी में काम में लिए जाते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं हिंदी के जो प्रत्यय हैं, हिंदी के प्रत्यय। हिंदी के प्रत्ययों के दो रूप हमने पढ़े। पहला प्रत्यय था कृदंत प्रत्यय और दूसरा रूप है तद्धित प्रत्यय। सबसे ज्यादा जरूरी कि तद्धित और कृदंत प्रत्यय को हम कैसे पहचाने, तो इसके लिए हमें देखना कृदंत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। इसकी परिभाषा को समझना होगा, इसके स्वरूप को समझना होगा। तो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं कृदंत प्रत्यय का।
सबसे पहले बात करते हैं कृदंत प्रत्यय की, जिन्हें कृत प्रत्यय भी कहा जाता है। हिंदी प्रत्ययों के अंतर्गत पहला भेद कृदंत प्रत्यय, जिनको क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय भी कहा जाता है। ये प्रत्यय कौन से होते हैं, कैसे हम समझें कि कृत प्रत्यय है या कृदंत प्रत्यय है। इन शब्दों की एक विशेषता होती है कि ये शब्द हमेशा धातु रूप के पीछे या क्रिया शब्द के पीछे ही लगते हैं और उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उस शब्द को बदल देते हैं। विशेषकर जो कृदंत प्रत्यय हैं, ये लगने के बाद शब्द का जो रूप हमें प्राप्त होता है वो या तो संज्ञा का होगा या फिर विशेषण का प्राप्त होगा। इस आधार पर यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर, धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय उन्हें कहते हैं। ये प्रत्यय देखिए, ये कहाँ लगते हैं, ये तो संज्ञा शब्दों में लगते हैं या फिर इनसे विशेषण शब्द बनते हैं। लगते तो ये क्रिया शब्दों में हैं, लेकिन इनसे बनेंगे कौन से शब्द, या तो संज्ञा शब्द बनेगा या फिर विशेषण शब्द ही इनसे बनेगा। अब देखिए, कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन से प्रत्यय हैं जो संज्ञा का निर्माण करते हैं, जिनसे संज्ञा शब्दों की रचना होती है। इसके लिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्रमुख प्रत्यय दिए गए हैं, जिनका प्रयोग करने से ये सभी कृत प्रत्यय हैं और इनका प्रयोग करने से संज्ञा शब्दों की रचना ही होती है। जैसे नए प्रत्यय लें, इसमें देखिए बेल मूल शब्द है और नए प्रत्यय है, बंध मूल शब्द, नए प्रत्यय। यदि इसके देखिए कृदंत प्रत्यय है, धातु का रूप है, नए प्रत्यय लगा है, बंध धातु है और उसमें नए प्रत्यय लगा है। ई प्रत्यय के लिए तो बोल धातु है और इसमें ई प्रत्यय लगा है, बोली। हंस धातु है, इसमें ई प्रत्यय लगा और शब्द बना हंसी। ये सभी प्रत्यय किसमें लग रहे हैं, धातु अथवा क्रिया के रूप में। आप प्रत्यय की बात करें तो झूल, यहाँ पर क्या है, धातु रूप, आप प्रत्यय लगा, शब्द बना झूला। भूल इसमें धातु रूप है और आप प्रत्यय लगाते ही शब्द बना भूला। इसी प्रकार अन्य प्रत्यय की बात करें तो रटना, रटन, रट धातु में नए प्रत्यय लगाए, अन्य प्रत्यय, रट धातु में अन्य प्रत्यय लगाएं तो शब्द क्या बना, रटन। पठ धातु में अन्य प्रत्यय लगाएं, शब्द क्या बना, पठन। इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। आहट शब्द को लें, घबराहट, चिल्लाहट, ये सभी संज्ञा शब्दों का बोध करा रहे हैं। कैसे, बेलन एक वस्तु का बोध है, बंधन, बोली, हंसी, झूला, भूला, रटना, पढ़ना, पठन, ये सभी क्या है, संज्ञा का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय। इसके बाद में ले विशेषण की रचना करने वाले जो कृत प्रत्यय हैं वो कौन से, इनकी संख्या है 4, 3 और 4। जैसे आरी है, खेल इसमें धातु है और इसमें आरी प्रत्यय लगाए, खिलाड़ी, अनाड़ी, एरा, लुटेरा, बसेरा। आऊ प्रत्यय की बात करें, बिकाऊ, दिखाऊ। ऊ प्रत्यय की बात करें, चालू, खाऊ। अब यहाँ पे लेते हैं हम जो हिंदी के जो प्रत्यय दिए गए हैं उनमें कृत प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं। तो कृत प्रत्यय के प्रमुख भेद कितने होते हैं, इसके प्रमुख भेद होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के, जिनमें सबसे पहला भेद होता है कृतवाचक प्रत्यय, अर्थात जो वे प्रत्यय शब्द जो शब्द के अंत में लगने के बाद कर्ता का बोध कराएं। कृतवाचक प्रत्यय क्या है, वे प्रत्यय शब्द जो शब्द के साथ लगकर कर्ता का बोध कराएं, कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए इसकी संख्या 5 है। कौन से, हार शब्द है, हार प्रत्यय है, वाला प्रत्यय है, कै प्रत्यय है, अक प्रत्यय है और ता प्रत्यय है। ये देखिए हार प्रत्यय लगाएं तो पालनहार, राखनहार। वाला प्रत्यय को लगाएं, रखवाला, लिखने वाला, रक्षक, भक्षक, पोषक, लेखक, गायक, पाठक। ता प्रत्यय लगाएं, माता, गाता, दाता। ये सभी क्या है, कर्तवाचक, यानी कर्ता का बोध कराने वाले। पालनहार कर्ता का बोध करे, जो पालने का काम करता है। राखनहार जो रखने का काम करता है, कर्ता का बोध करा रहा है। रखवाला रखवाली करने वाला, कर्ता का बोध करा रहा है। लिखने वाला, कर्ता का बोध करा रहा है। रक्षक रक्षा करने वाला। भक्षक भक्षण करने वाला। पोषक
पोषण करने वाला, ये सभी शब्द क्या हैं, कर्ता का बोध कराने वाले हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कृतवाचक प्रत्यय कौन से होते हैं, जो कर्ता का बोध कराएं। दूसरा इसमें आता है कर्मवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय जैसे इसका नाम दिया गया है, वे कृदंत प्रत्यय जो शब्द के साथ लगकर कर्म का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। इनको यदि हम समझने का प्रयास करें तो देखिए इनकी संख्या कहाँ कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। जैसे ओना प्रत्यय है, नी प्रत्यय है, ना प्रत्यय है। खिलौना, बिछोना, खिलौना कर्म का बोध कराता है, बिछोना कर्म का बोध कराता है। ओढ़नी, छलनी वस्तु हैं, कर्म का बोध करा रहे हैं। ओढ़नी, पढ़ना, लिखना, गाना, ये सभी क्या हैं, कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय हैं। इसी प्रकार इसमें तीसरा इसका रूप ले, तीसरा इसका भेद लेते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक का मतलब जो साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय हैं, वो सभी कृतवाचक जो प्रत्यय हैं वो कौन से कहलाते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन प्रत्यय इसमें लें तो पालन, झाड़न। नी प्रत्यय को लें चटनी, कतरनी। ऊ प्रत्यय को लें झाड़ू, चालू। इसी प्रकार ई प्रत्यय इसमें लें तो खांसी, धांसी। ये सभी प्रत्यय किसका बोध करा रहे हैं, साधन का बोध। कृत प्रत्यय का कौन सा भेद हुआ, करणवाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय की बात करें तो ये भाव का बोध कराने वाली ये कौन से प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है उसके आधार पर इनके भेद किए गए हैं। जैसे आप प्रत्यय को लें तो मिलाप, विलाप। आवट को लें सजावट, लिखावट। आव प्रत्यय को लें बनाव, तनाव। आई प्रत्यय को लें लिखाई, सिंचाई। इनमें से यदि मूल शब्द प्रत्यय अलग करना चाहें तो मिल धातु है और आप इसमें प्रत्यय है। सजावट को लें, सजना इसमें क्रिया है। सज धातु में आवट प्रत्यय लगा, सजावट बना। मिल धातु में आवट प्रत्यय लगा, मिलावट बना। बन धातु में आव प्रत्यय लगा, बनाव बना। तन धातु में आव प्रत्यय लगा, तनाव बना। लिख धातु में आई प्रत्यय लगा, लिखाई बना। और सिंच धातु में आई प्रत्यय लगा, सिंचाई शब्द बना। क्रियावाचक कृत प्रत्यय शब्द, जैसे कृतवाचक का मतलब है कि वे शब्द जो क्रिया शब्दों का बोध कराते हैं, प्रत्यय लगने के बाद जो क्रिया शब्द का बोध कराते हैं काम के करने वाले का। जैसे या प्रत्यय की बात करें तो आया, आया क्रिया का बोध करा रहा है। खाया, खाना क्रिया का बोध हो रहा है। गाकर क्रिया का बोध हो रहा है। सुनकर क्रिया का बोध हो रहा है। सूखा, आ, सूखना क्रिया में आ लगाएं, सूखा। भूला, ता प्रत्यय लगाएं, खाता, पीता, लिखता। ये सभी क्या है, कृतवाचक कृत प्रत्यय। अब लेते हैं हम इसका जो दूसरा प्रत्यय का भेद है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, जहाँ कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ लग करके नए शब्द का निर्माण करते थे, वहीं तद्धित प्रत्यय क्रिया शब्दों को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। वो सभी प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। तो क्रिया मतलब तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय को पहचाने कैसे, शब्द के मूल रूप पर हमें विचार करना है। यदि मूल रूप क्रिया से संबंधित है, धातु रूप से संबंधित है तो कृदंत प्रत्यय, और यदि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के रूप में है तो तद्धित प्रत्यय। इस प्रकार से हम इसके रूप को पहचान सकते हैं। तो देखिए, क्रिया शब्दों को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम शब्दों आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव, इसमें देखिए संज्ञा शब्द है, ता प्रत्यय लगाया और मानवता शब्द बना। जादू, इसमें देखिए संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा शब्द है, गर प्रत्यय लगाया, जादूगर बन गया। तद्धित प्रत्यय के भी जैसे कृदंत प्रत्यय के भेद हैं, उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय के भी कुछ भेद दिए गए हैं, जिनमें यदि हम ले सबसे पहले जैसे कर्तवाचक प्रत्यय, कर्तृवाचक। कर्तृवाचक क्या है, जो कर्ता का बोध कराएं वो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, जो भाव का बोध कराएं भाववाचक तद्धित प्रत्यय, और जो संबंध का बोध कराएं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। संबंध का बोध कैसे, जैसे आप सबसे पहले देखिए कर्ता का बोध, कर्तृवाच्य कैसे है, कर्तृवाचक। आर प्रत्यय लगाएं, लुहार, सुनार, क्योंकि इसमें लोहा क्या है, संज्ञा। आर प्रत्यय लगाया, लुहार बन गया, जो कर्ता का काम करता है, लोहे की चीज बनाने का काम। सुना, सुनार मिले, आर प्रत्यय है। सोना, इसमें एक धातु का नाम है, संज्ञा रूप है। और
सोना धातु था, सुनार में आर प्रत्यय लगाते सोने का काम करने वाला हो गया और ये कर्ता का रूप बन गया। लोहा इसमें मूल शब्द था, आर प्रत्यय लगते ही लुहार हो गया, लोहे का काम करने वाला हो गया। ये होते हैं कर्तृवाचक। ऐसे ही ई ले, माल इसमें संज्ञा था, ई लगाते ही माली हो गया। तेल संज्ञा शब्द है, ई प्रत्यय लगाते ही तेली हो गया, जो तेल का काम करता है। वाला प्रत्यय लगा करके देखिए, जैसे टोपी इसमें संज्ञा है लेकिन टोपी वाला, टोपी का काम करने वाला। गाड़ी वाला, गाड़ी चलाने वाला या गाड़ी से संबंध रखने वाला, कर्ता का बोध हो रहा है। भाववाचक की बात करें, भाव का बोध कैसे, जैसे आहट प्रत्यय को लें, कड़वा इसमें क्या है, विशेषण शब्द है। हट कड़वा, इसमें क्या हुआ, आहट प्रत्यय लगाया, कड़वाहट, जो किसका बोध करा रहा है, भाव का बोध करा रहा है। मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, कैसा है, स्वाद का भाव। चिकनाहट, चिकना विशेषण शब्द है, आहट इसमें प्रत्यय है। ता प्रत्यय के लिए सुंदर इसमें क्या है, विशेषण है, ता प्रत्यय लगा। मानव, मानव इसमें क्या है, सुंदरता भाव का बोध हो रहा है ना। और विशेषण शब्दों के साथ यदि कोई प्रत्यय लगता है तो फिर वो प्रत्यय लगने के साथ ही स्वाभाविक रूप से भाववाचक का रूप ले लेता है। जैसे निर्भय है, निर्भय ता प्रत्यय लगा दीजिए, निर्भयता, वो भाव का रूप। बच्चा, बचपन, बच्चा से बचपन, संज्ञा शब्द में पन प्रत्यय लगाया, क्या हो गया, भाववाचक रूप। इस प्रकार ये प्रत्यय लगने के बाद ही भाव का बोध कराते हैं। जैसे सुंदरता, मानवता। आपा प्रत्यय लगाए, मोटा संज्ञा है लेकिन आपा लगाते ही क्या होगा, मोटापा, जो कि एक भाव का बोध करा रहा है। बूढ़ा संज्ञा है, अवस्था है, और बुढ़ापा लगाते ही ये क्या हो गया, भाव का बोध, एक अवस्था का बोध कराने लग गया। ई प्रत्यय के लिए गर्मी, सर्दी। इसी प्रकार संबंधवाचक जो संबंध का बोध कराते हैं, संबंध का बोध कराने वाले सभी तद्धित प्रत्यय किस श्रेणी में आते हैं, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे इक प्रत्यय की बात करें तो शारीरिक, सामाजिक, कृपालु, आलू प्रत्यय से लें, कृपालु, श्रद्धालु, झगड़ालु। ईला प्रत्यय के लें तो रंगीला, रंग देखिए संज्ञा है, चमक इसमें क्या है, सभी शब्द क्या हैं, या तो संज्ञा है या फिर विशेषण है। इस प्रकार से इन सभी शब्दों को हम समझ सकते हैं। इन शब्दों से बनने, इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कौन से हैं, आलू से ले कृपालु, श्रद्धालु। ईला से रंगीला, चमकीला। तर प्रत्यय से समांतर और उच्चतर। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय के जो अन्य भेद हैं उनको भी हम देखते हैं। आगे लेते हैं तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत गुणवाचक तद्धित प्रत्यय जो गुण का बोध कराएं। इसमें प्रत्यय लें तो वान प्रत्यय, ये प्रत्यय, आप प्रत्यय और ई प्रत्यय। गुणवान शब्द धनवान, भारतीय, राष्ट्रीय, रूखा, भूखा, रोगी, भोगी, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, गुणवाचक। जैसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय की बात करें, वे सभी प्रत्यय जो स्थान का बोध कराएं स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। या प्रत्यय लें या ई प्रत्यय लें, जैसे उदयपुरिया, जयपुरिया। ई प्रत्यय से जयपुरी, बनारसी, ये सभी स्थान विशेष का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार अगर हम तीसरे इसके भेद को लें तो तीसरा इसका भेद है उर्दू प्रत्यय, जो विदेशी प्रत्ययों के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कौन से प्रत्यय हैं जो अक्सर काम में लिए जाते हैं, जैसे गी प्रत्यय लें, ताजगी, बानगी। गर प्रत्यय लें, कारीगर, बाजीगर। शब्द को अलग करना चाहें तो ताजा इसमें मूल शब्द और गी इसमें प्रत्यय, बान इसमें मूल शब्द और गी प्रत्यय। कारीगर में गर प्रत्यय निकाल दीजिए और कार इसमें क्या हो गया, मूल शब्द। इसी प्रकार ची, नकलची, तोपची। दार शब्द को लें प्रत्यय को तो हवलदार, जमींदार। खोर प्रत्यय को लें, चुगलखोर, रिश्वतखोर। इस प्रकार के हम शब्दों को अलग कर सकते हैं। गार प्रत्यय को लें, मददगार, गुनहगार। नामा प्रत्यय को लें, बाबरनामा, सुलहनामा। ये नामा प्रत्यय का प्रयोग इसमें इस प्रकार से हो सकता है। बाज प्रत्यय को लें तो धोखेबाज, चालबाज। इस प्रकार के और भी कई शब्द हैं जो हम नियमित रूप से काम में लेते हैं। मंद की बात करें, अकलमंद, भरोसेमंद। मंद प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आबाद शब्द को प्रत्यय को लें तो औरंगाबाद, सिकंदराबाद। इनमें आबाद प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इंदा प्रत्यय का लें तो परिंदा, शर्मिंदा। इंदा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसको लें, साजिश, ख्वाहिश। इस प्रत्यय हुआ है। गाह को लें, दरगाह है, ईदगाह। इनमें गाह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आना प्रत्यय को लें तो नजराना, दोस्ताना। ईयत को लें, इंसानियत, खैरियत। कार को लें, सलाहकार, जानकार। और दान को लें तो खानदान और कूड़ादान।
इस प्रकार से ये ही नहीं, इनसे संबंधित और भी अगर नए शब्द हम बनाना चाहें तो इन प्रत्ययों की मदद से हम बना सकते हैं।